अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात के JIT में शरीफ खानदान के अफराद की पेशी की और इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की पेशी की। दोनों केसेस के लिए 10 जुलाई की तारीख अहमियत इख्तियार कर गई है। दोनों मामलात का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है, इस हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। हाल ही में अमरीकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है जिसमें अरकान ने पाकिस्तान की गैर नेटो इत्तेहादी की रुकनीत ख़त्म करने का कहा है। अब क्या वजह है कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से गैर मुतमईन है, और बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात में बढ़ती खलीज की। आखिर में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बेड़े की, जिसमें PPP के साबिक अरकान की नशिस्तों में आए दिन इजाफा हो रहा है। अब क्या अब तब्दीली का नारा डॉक्टर बाबर अवान और नजर मोहम्मद गोंदल के साथ लगाया जाएगा, और पीपल्स पार्टी के अरकान की शमूलियत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर किस हद तक असर अंदाज होगी। जनाब फसी जका साहब, इससे पहले कि हम कर लें, जिस तरह वो कहते हैं कि टेलीविज़न प्रोग्रामिंग विल रिज्यूम एज नॉर्मली, मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पे ज़रूर टच कर देना चाहिए कि जो कल एक दहशत गर्दी की लहर मुल्क भर में देखने को मिली, और उस पर हमने ज़्यादा तफसील में बात की थी कल, लेकिन आज ऐसा मालूम हो रहा है कि माजी के तजर्बों से हमने कुछ ख़ास सीखा नहीं है। रियासत की तरफ से एक तरह की खामोशी है, कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा, जैसे ऐसे लगता है कि वो महसूस करते हैं कि अगर 3 शहरों में एक ही वक्त इस तरह के दहशतगर्द मामले हों जो ना सिर्फ दहशतगर्द नौयत रखते हैं लेकिन फ़िरका वाराना नौयत रखते हैं, रियासत को कमज़ोर करने की नौयत रखते हैं, पुलिस को टारगेट करते हैं, अगर आप अब तब नेशनल एक्शन प्लान की बात नहीं करेंगे, अगर आप तब अपनी इस माइंडसेट को बदलने की बात नहीं करेंगे, अगर आप तब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, कंसिडरिंग कितनी ज़्यादा जानें आपकी गई हैं इस जंग में। अफसोस ये भी है कि अगर हम इंटीरियर मिनिस्ट्री को इससे निकाल भी दें तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोगों में भी अब एक जो याददाश्त की एक टाइम फ्रेम है वो 12 घंटे रह जाती है। आज जब आप टीवी देखते हैं, और चैनल्स क्या करते हैं, वो वही देते हैं जो लोग मांगते हैं। तो एक लिहाज से एक तो ये एक मसला है कि हमारे लोगों में भी जब यही हमारे जो और पाकिस्तानी है जब ये कंप्लेन करते हैं कि हम या ना इन्वॉल्व है, लेकिन जो उनको सबसे ज़्यादा चुभती है वो यही बात है कि जो हमारी सैक्रिफाइस है या जो हमारे साथ ज्यादती होती है वो इतने जल्दी आप बस आगे निकल चुके हैं इन चीज़ों से। और शायद जो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है वो ये कि आपके कुछ जो सहाफ़ी हैं वो बात कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में कितनी ज़्यादा इंतहा पसंदी है, या वही बर्मा वाली बात को झाड़ रहे हैं, कंसिडरिंग जी इस चीज़ को सिर्फ एक ही दिन हुआ है, आपने ना उस पर तबसरा किया, ना आपने कहा कि जी इस मसले का आप इस बीमारी का आप इलाज किस तरह करें, आप पहले से ही पहुँच गए इधर उधर देखने की। और ये मेरे ख्याल से खसूसी तौर पर होता है जब क्वेटा में या पारा चिनार में उस जैसी जगहों में होता है, तो वो तो नैरेटिव का हिस्सा बन भी नहीं पाती। लेकिन खैर एक चीज़ है इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपने आप को क्यों कंपेयर करते हैं उस वाक़े से जब एक 3 लोग मारे जाते हैं किसी गाय के ऊपर, या जब पूरे एक मुल्क में पूरे मुसलमान ख़त्म करने, वो अगर वहाँ बुरा हो रहा है या वो वो उनकी अपनी सोसाइटी है, ठीक है ये बात सही है, हमें भी हमदर्दी, लेकिन वो हमें एक्सक्यूज नहीं करता। नहीं, और अक्सर और उसमें आपकी अजमत में कोई इजाफा नहीं होता अगर हिंदुस्तान में इस तरह का कुछ हो रहा है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देख लें तो सब कुछ आपके सामने है। जनाब अगर हम आ जाएं इस वाले मौजू पे जो अब हमें फिर से मेरे ख्याल से nth डिग्री पे, जिस तरह आप कहते हैं फसी भाई, JIT खेलना होगा, तो अब ऐसा लगे जी जो नेट है वो अब ब्रॉडन होता जा रहा है। अब हर तरह के जो आपकी रूलिंग फैमिली है उसके अफराद भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ में इमरान खान साहब का भी इलेक्शन कमीशन में भी केस चल रहा है, लेकिन साथ साथ इसके कुछ नैरेटिव उठना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक ख़ास तरह की अहमियत दी गई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, जो मेरे ख्याल से एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि अमूमन आप अपनी एजेंसियों की बात कर नहीं सकते और करना चाहते भी नहीं हैं।
लेकिन इस बार तनकीद हुई काफ़ी ज़्यादा एक सिविलियन अदारे पे, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो पे, और उस पर अदालत उज़्मा ने भी काफ़ी संजीदा किस्म का नोटिस लिया। लेकिन अगर आप, और इसमें एडिटोरियल में भी ये हवाला दिया हुआ है कि जब तक आप इनको, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविलियन हो, जब तक आप इन एजेंसीज़ का उस तरह या तो पॉलिसी दुरुस्त कर सकेंगे या बीच में इन्वॉल्व हो सकेंगे या किसी ना किसी तरह की ओवरसाइट कर सकेंगे, तो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक जो इन्होंने नोटिस लिया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, अब एक हवाला जो आपने अभी दे ही दिया, बात ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक एजेंसी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और फिर आपके कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि जो और एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, आप ओपनली उस पर तनकीद भी नहीं कर सकते। एक लिहाज से मेरे ख्याल में उसका एक झलक आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने ही हुकूमत से पूछा आपको कोई ऑब्जेक्शन है अगर जो जिस JIT मेंबर ने वो पिक्चर लीक किया था उसका नाम हम ले लें, तो वो अब जब वो सवाल भी आप कर लेते हैं उसका जवाब नहीं आ सकता। लेकिन ये बात सही है, अगर आपकी जो एजेंसीज़ हैं जब JIT में कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं दो, उनका काम तो यही है कि सिक्योरिटी मेजर्स, जो मुल्क की सलामती, अगर इसमें एक पॉलिटिकल एंगल इसमें आ गया है, फिर जब ये IB का भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी एक एब्सोल्युटली फ्लेग्रेंट वायलेशन है। उनका काम ये तो नहीं है कि जो विटनेसेस हैं या जो JIT के मेंबरान हैं। फसी भाई, मेरे ख्याल से कोई इस मुल्क में कोई सा भी शहरी नहीं है जो ये आपको नहीं बता सकता कि जी आपकी जो एजेंसियां हैं वो इस तरह के काम करती हैं और उसमें फ्लेग्रेंट वायलेशंस होते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई ख़ास उंगली उठाने वाला होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर जो कुछ होता है वो भी सबके सामने है। अगर आप मीडिया को का भी ले ठीक लें कर तो दिया है, उनकी तारीफ हमें भी दी हुई है, बल्कि जो अपनी हैसियत पता है, सबको पता है कि हैसियत क्या है। लेकिन यही है जो ज़रा म्यूटेड किस्म के क्रिटिसिज्म अब लोग करते रहते हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है, जब एक लिहाज से जब आप मुझे कहते थे कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कशन जो इससे निकल आ रहा है ये एक अच्छी बात है कि कम से कम हम देख रहे हैं कि जो सारे हमारे जो पावर एलीट्स हैं और जो गेम बिटवीन द पावर एलीट्स है और फिर जो स्टेट रिसोर्सेज इस पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमें एंड में क्या चाहिए, हमें चाहिए इस केस के थ्रू फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी, यही सब कह रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी जो आपको मिलती है वो सिर्फ आपको फेयर ट्रायल से मिलती है। अब दोनों साइड से बातें निकल के आ रही है, अगर कम से कम इस पर डिस्कशन हो जाए और रेजोल्यूशन हो जाए। अगर आपको याद है एक चीज़, जब पनामा केस चल रहा था तो वही हम कहते थे, या कम से कम मैं कहता था कि अगर एक चीज़ बस निकल के आए कि ये जो सादिक और अमीन है बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन से केसेस इस पे आ भी नहीं सकते, ये एक बड़ा फेवर होता। नहीं, लेकिन तो बात ये ना फसी भाई कि आप चाहे सादिक और अमीन से इख्तलाफ करें, जैसे भी करें, बात ये कि वो अब आपके आइन का एक तरह का हिस्सा है। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आइन के ज़रिए एक तरमीम ले आएँ। और अगर आप पनामा का फैसला भी देखेंगे तो वो ज़्यादा उसको जिस तरह हमने कल बात की थी उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, वो ज़्यादा थियोलॉजिकल डिस्कशन में नहीं जाता कि जी हमारे मुताबिक या किसी रूहानी इंडिकेटर के मुताबिक या किसी मजहबी इंडिकेटर के मुताबिक इसका जवाब क्या होना चाहिए। वो कहता है कि जी ये मसाइल हैं और आप किसी उस मैट्रिक में फिट नहीं होते। दूसरी जो आपने बात की फेयर ट्रायल की, वो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी, क्योंकि आजकल अब लोग कह रहे हैं कि जी जमहूरियत खतरे में है, और उनको कहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक तरह की तारीख है जिसमें जब बात की जाती थी एहतसाब की तो हमेशा की जाती थी बहाने के तौर पे कि जी एहतसाब पहले, इंतखाबात बाद में। हम ये नारे बहुत बार सुन चुके हैं और उस वजह से हमारे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन अभी विद इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट यू हैव बिफोर यू, यहाँ एहतसाब जो होने को जा रहा है वो हो रहा है अदारों की नाअहली के बावजूद, वो हो रहा है आपके पार्टिसिपेशन या लैक देयरऑफ के बावजूद, वो हो रहा है जमहूरियत कायम होने के बावजूद। तो ये तमाम चीज़ें सामने हमें रखनी चाहिए और इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि जी आप अब उस हद तक इवॉल्व हो गए हैं कि आप एहतसाब की बात कर सकें और 6 लोग उठना शुरू हो जाएं, वो उठ ना जाएं और कहें कि जी है जमहूरियत ख़तरे में है। नहीं, एक चीज़ है, प्रोग्रेस तो हुई है। एक चीज़ जो हमने मेरे ख्याल में महसूस किया है वो ये है कि जो पहले आपके पावर ब्रोकर्स होते थे, वो पार्लियामेंट होती थी, आर्मी होती थी, ठीक है, अब जुडिशरी भी है इसमें, और इन तीनों की पावर डिफ्यूज़ हो गई है। एक लिहाज से सबके पावर ज़रा एक लिहाज से
पैरिटी पे तो ज़रूर नहीं आए, लेकिन तीनों पावर ब्रोकर्स बन गए। और इस केस में जब आप देखते हैं कि ये जो अनसर्टनटी भी है, ये इसलिए कि पहले आप आउटराइट आप बहाना एहतसाब का कर देते और आप एक बेसिकली एक एक्सक्यूज़ करके जो भी आपको पॉलिटिकल प्लेयर बाहर निकालना हो या जमहूरियत निकालना हो वो आप कर लेते थे। लेकिन ये एक बात है कि आई एग्री कि ये जो अनसर्टनटी है ये स्लाइटली एक रिफ्लेक्शन है कि हम ज़रा उस पॉइंट से आगे निकल के आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल से ये भी हमें देख लेना चाहिए कि जो एक कोशिश की जा रही है कि इस केस को आप दोनों अतराफ किसी तरह से कंट्रोवर्शियल कर लें, उसमें भी कुछ अनासर हैं और वो भी काफ़ी हद तक वन साइडेड है। ये डिस्कशन के है ये तो चीज़ ही सारी पोलिटिसाइज हो गई, वो भी मेरे ख्याल से एक वजह से पोलिटिसाइज हुई है। खैर, अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात की। अमेरिका ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया उसके दो कांग्रेसमैन जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब एक मेजर इत्तेहादी का स्टेटस नहीं फराहम करना चाहिए। ऐसा क्यों है और वो क्यों ये हर दहाई एक बार या दो बार करते हैं? रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात होगी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिकी कांग्रेस में दो कांग्रेसमैन ने एक बिल मूव किया जो कहती ये है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका का एक मेजर इत्तेहादी का जो करार है वो नहीं देना चाहिए, उसे वापस ले लेना चाहिए। जनाब फसीह ज़का साहब, अब आप आ जाएं जी। ये देखें, आप रोड स्कॉलर हैं, आपने दुनिया भी देखी हुई है। मुझे सबसे पहले ये ज़रा बताएं कि हर 10 साल इस तरह की धमकी क्यों मिलती है हमें? देखें, इस पे हम ज़रा ज़्यादा वरीड हो जाते हैं मेरे ख़्याल में। अमेरिका में जब वो उस लेवल का कंट्रोल तो नहीं है वहाँ के सिस्टम में। जो भी लेजिस्लेटर है वो लेजिस्लेशन लेके आ सकता है। पार्टी के ख़िलाफ़ भी लोग जा सकते हैं। तो आपको तो पता है कि अगर एक दो लोगों ने फाइल भी कर दिया है, इससे कुछ होगा नहीं। ये तब तक जब तक एक पार्टी या प्रेसिडेंट या कोई सेलेक्ट कमेटी वो पूरे तौर पे ये कह दें तो फिर तब ये चलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जो मुझे एक बात समझ नहीं आती वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की यूटिलिटी थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, आपको याद होगा एक सेनेटर प्रेसलर थे और वो भी इन्हीं कांग्रेसमैन की तरह थे। उन्होंने बहुत सख्त कोशिश की, उसको मेरे ख्याल से द प्रेसलर अमेंडमेंट भी कहते हैं, जॉर्ज एच बुश के ज़माने में, जो इनके साबिक सदर के वालिद साहब थे, कि जैसे अमेरिका निकल गया अफ़गानिस्तान, खैर तब अफ़गानिस्तान में नहीं था, लेकिन जब अफ़गान जिहाद से उसका ताल्लुक कम होना शुरू हो गया और रूस भी बाहर आ गया, तो फिर बात होना शुरू हो गई कि जी आप इनको इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद पे सैंक्शन करें। और आज अब आपने देखा कि एक बाय पार्टिसन बिल है, यानी एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है और एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है, और वो दोनों मिल के कह रहे हैं, यकजहत होकर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से एक स्टेटस ले लेना चाहिए। और लफ्ज़ देखें आप फसीह भाई, लफ्ज़ कितने ज़्यादा सख्त हैं। वो कहते हैं ये कि पाकिस्तान के हाथ अमरीकी खून से रंगे हुए हैं। ये है सलाला के बावजूद, ये है बेतहाशा ड्रोन स्ट्राइक्स के बावजूद, ये है कि जी ये पूरी जंग आपने अपने सर पे सवार करके अब इतनी ज़्यादा जानें देने के बावजूद अगर ये आगे से यही कह रहे हैं कि जी अमरीकी जानों की अमरीकी खून से आपके हाथ रंगे हुए हैं, तो फिर पता नहीं पाकिस्तान और करे क्या, जान दे शायद। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन सेकेंडली ये अमरीकी हुकूमत की पोजीशन तो फ़िलहाल नहीं है। ये दो इनके दो, अगर आपको याद हो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आप कहते हैं कि मैं पिटिशन दायर करता हूँ कि अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक से इंग्लैंड की क्वीन को हलाक कर दें, तो आपको अमेरिका में एक लेजिस्लेटर मिल जाएगा जो ये फाइल कर देगा, वो है डेना रॉरबैकर। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक नहीं, तो आप उस पे आ जाएं, आप डेना रॉरबैकर पे आ जाएं। मैं अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ये अमेरिकन गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, तो फिर उनको ये दुनिया भर अहमियत क्यों दी जाती है कि जी हिंदुस्तान उठा लेता है, कोई ख़ास अंग्रेज़ रसाले उसको, इंग्लिस्तान के रसाले उसको उठा लेते हैं, कहना शुरू हो जाते हैं ये देखें क्या हो रहा है। अब डेना रॉरबैकर ने कहा कि पाकिस्तान के कुछ सूबों को आपको आज़ादी फराहम कर देनी चाहिए, ठीक। अब वो कह रहे हैं, अगर आप डेना रॉरबैकर की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें,
जनाब पिछले हफ्ते फरमा रहे थे कि जो ईरान में दहशतगर्द हमला किया दाइश ने, वो बिल्कुल दुरुस्त किया और हमें ये ऐसा करना चाहिए कि हम इनको आपस में लड़ाएं और इस तरह के दहशतगर्द हमले ज़्यादा जोर पकड़ें। तो इस तरह के आदमी को आपने कांग्रेस में बैठाया हुआ है, जब वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो सारी दुनिया सुनती है उसको। ये जो अभी टेड पो है जिसने इस बिल को मूव किया है जनाब, अब इस आदमी को मेरे ख्याल से आपका यहाँ का कोई काउंसलर का इलेक्शन वो ना जीत पाए। वो कह रहे हैं कि जी जो बराक ओबामा था वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जी ये जो हेल्थ केयर है इसको हमें रिपील करना चाहिए। वो कन्फेडरेट जर्नैलों जैसे कौम परस्तों को कोट करता है। तो इस तरह के लोगों की बातों से ये खबर बन जाती है और को लगता है कि आपका स्टेटस जो है वो जेपर्डी में है। हाँ नहीं, एक चीज़ है, देखें अमेरिका और पाकिस्तान में एक जो स्लाइट फ़र्क है कि पाकिस्तान में लश्कर जंगवी 70 सीट नेशनल असेंबली की नहीं जीत सकती, ठीक है, वहाँ की टी पार्टी जीत लेती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है, लेकिन एक फसी भाई इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो टी पार्टी है वो खुद कुछ हमले नहीं करती। हाँ नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन जो उनका तो खैर सिस्टम ही अलग है। वो तो एक ऐसे पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जिसमें ये चीज़ें ग्राउंड थ्रू मिस्टेक्स हो जाती लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पे फार राइट जो है आपकी उसको कभी वोट नहीं पड़ा, यहाँ नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज़ है, जब हम मेरे ख्याल में ज़रा अलार्म हो जाते हैं जो डैनर और बैकर या ये और जो है इनके, हाँ कुछ फार राइट पब्लिकेशंस उठा देते हैं, आप इंडिया में देख लेते हैं आप, फिर लेकिन वो जो है ना, वो लोग पहले से इस पोजीशन पे कन्विंस होते हैं और वो एक पीस ऑफ एविडेंस ले लेते हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं होती और फिर कह देते हैं कि कुछ होने वाला है। अगर आप देख लें तो इसका इक्विवेलेंट पाकिस्तान में भी है। आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे कि अमेरिका में अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, 30 साल में ये कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, और ठीक है ना, आपको ये इंग्लैंड के बारे में, इंडिया के बारे में भी आ जाता है कि 6 इंसर्जेंसीज है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फिर सोमालिया बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये है कि ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि ये बात सही है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, डेंजर है, वो एक ज़रा सा मूवमेंट हो रही है यूएस गवर्नमेंट में जहाँ लग रहा है कि पाकिस्तान की जो एक अहमियत है या जो एक अभी 15 साल से एक पोजीशन है वो चेंज होने वाला है। लेकिन फसी भाई साथ में आपने देखा होगा कि आपके जो एक कौम परस्त हैं जो सीना तान के इस तरह फिरते हैं और कहते हैं कि जी वो एक डैम इट वी वेल किस्म की एक वो सोच है कि जी अगर अमेरिका इस तरह कर रहा है तो देख लेंगे अमेरिका को। अगर नॉन नेटो एलाय का मतलब ये है कि फॉरेन एड नहीं मिलेगा, दिफाई इत्तेहाद का कोई सीन नहीं होगा, आपको अमेरिका का लोन गारंटी प्रोग्राम नहीं मिलेगा, आप अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर को नहीं स्टॉक पाइल कर सकेंगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ईरान से लड़े हुए, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर अमेरिका भी इस तरह करे तो डैम इट वी वेल। अब इसका ये जो सोच है इससे बिफोर ये बात सही है। देखो बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, एक चीज़ मैं कह दूं कि यही जो एटीट्यूड है ना, इसने हमें हमेशा गर्क करवाया है। ये जो बातें हम करते हैं, ठीक है, आप रैशनली बात करें, देखें इसमें एक चीज़ बहुत लाइकली है जो होगा शायद साल के अंदर, वो ये है कि ट्रंप कोई ऐसे ट्वीट कर देगा जिसमें हम बहुत सख्त ऑफेंस लेंगे, ठीक, और फिर यहाँ हमारा डर ये होगा कि हुकूमत, आर्मी ये सब कहेंगे कि आप भी एक ट्वीट जारी करें कि यू ऑरेंज मंकी और ये वो, ठीक है ना। ये जो है ना, हमको फिर क्या रिस्पांस देना है कि आप हमारे ट्रेडिशनल एलाय एंड यू नो विल वर्क टुवर्ड्स एंड मिसगिविंग्स और ये फलाना फलाना। लेकिन ये बात जो आपकी है ये बिल्कुल सही है कि ये जो एक आर्टिकुलेशन है ये हमारे लिए बहुत डैमेजिंग होता है, बिकॉज ये लोग इनमें एक ज़बरदस्त बात है कि जो उनको करना है वो फिर भी करेंगे whatever they think, और वो इस बात को समझते नहीं है। लेकिन जो आपने इस ट्वीट की बात की फसी भाई, बस जाते जाते मैं ये कहूँ कि उस ट्वीट को कोई जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि ना आपके सदर ना आपके वजीर आज़म ट्विटर पे हैं और फॉरेन मिनिस्टर पे नहीं है, क्योंकि आपके पास फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है। खैर, अगले हिस्से में इसी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी। क्या अमेरिका के साथ ये जो ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसमें कोई कमी आ सकेगी हमारी अपने पॉलिसी के ज़रिए? रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में बढ़ती हुई कशीदगी की
और दो कांग्रेसमैन का एक मुश्तरका रेजोल्यूशन कि पाकिस्तान का जो मेजर इत्तेहादी करार है उसको वापस ले लिया जाए। जनाब फसी भाई ये बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत है उसको लोग उसको उस तरह की एक एनालॉजी पेश करते हैं कि अगर आप एक बंदर को बंदूक पकड़ा दें तो उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है। अब हम पिछले कुछ सालों से तो नहीं, पिछले कुछ माह से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस बंदूक के क्रॉस हेयर्स में ना आए, हम ज़्यादा उसको नज़र ना आए, हम बस छुपें, ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, बिकॉज दिस मैन इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा रुख इख्तियार करेगा। बेहतर है कि आप उसकी नज़रों में ना आएँ। ये मेरे हिसाब से कोई ख़ास बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, ठीक स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आप अगर देख लें एक लिहाज से ये एक नहायती जाहिल आदमी है ये। इसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट माइंड्स, किसी का सुनता नहीं है। ठीक है, एक दिन कहता है कि मेरी स्टेट विजिट की वजह से अब हमने कतर को आइडेंटिफाई कर दिया है। फिर इसे पता लग गया कि यहाँ एक बेस भी है हमारा। फिर सुबह कॉल करता है कि जी मैं तो आपके दोस्तों में कोई मसला नहीं खड़ा करना चाहता। लेकिन फसी भाई यहाँ भी एक खास फैसले के बाद मिठाई बांटी गई थी और फिर जब उस फैसले को पढ़ा गया था तो फिर एक सदमा होना शुरू हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट वो कंस्ट्रेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं, आई एग्री। लेकिन ये है कि ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनकी ज़रा इस्टेब्लिशमेंट फिगर्स हैं उसमें ज़रा डेप्थ एक लिहाज से ज़्यादा है और एक कंसिस्टेंसी भी, खासकर ये है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें क्रॉस हेयर्स में ना आना, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब ये अफ़गानिस्तान में अब कुछ कोई चेंज करेंगे, एक लिहाज से अब पता लग गया है कि अफ़गानिस्तान में हमने देखा है कि इंडिया भी इन्वॉल्व है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। जो इन्वॉल्व नहीं है वो हम उस पर हैरत रखते हैं कि आप क्यों नहीं इन्वॉल्व अभी तक। लेकिन अगर आपने प्रेसलर अमेंडमेंट की पहले बात की थी, जो प्रेसलर अमेंडमेंट हुआ था वो भी एक लिहाज से उस वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बहुत कम थे। अगर एक लिहाज से अमेरिका के साथ डिस्टेंस बढ़ गया तो हम किसके साथ अलाइन होते, ये एक बड़ा सवाल होता है। अब जो है ऑप्शंस हमने देखा है, हमने एक स्टॉप गैप भी अरेंज कर दिया, एक बफर भी अरेंज कर दिया। लेकिन ये सारे ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट नहीं है कि आप ये वही वाला डैमेड वी विल वाली स्ट्रैटेजी के जी अगर अमेरिका आंखें दिखा दे तो कोई बात नहीं, चीन हमारा दोस्त है, चीन हमें हमेशा महफूज रखेगा, चीन भाई है हमारा। ये सोच जो है थोड़ी सी टू डायमेंशनल आपको नहीं लगती। और साथ में एक और भी चीज़ है फसी भाई, आपने बात की इस बढ़ती हुई दूरी की, तो आपने देखा होगा जो 24 जून का बयान है व्हाइट हाउस के नुमाइंदे का कि कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो फ़र्क हैं। और ये बिल्कुल ऐसे था जैसे आप अपने कुछ रिश्तों में ज़रा बात कर रहे थे कि जी ये जो है ये हमारी खाला हैं, ये हमारी फूफो हैं। बात आपने कहा कि जी हिंदुस्तान जो है उसके साथ हम एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। स्ट्रेटिजिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और काफ़ी मैं समझता हूँ वज़न के साथ स्ट्रेटिजिक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। साथ में पाकिस्तान का कहा कि वो हम चाहते हैं पॉजिटिव पार्टनरशिप, लेकिन हमें इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि हमारी जो तरजीह है वो बिल्कुल फ़र्क है, प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। तो इससे आपको ये साफ साबित हो जाता है कि अमेरिका तो तफरीक कर रहा है। अब आप इस चीज़ को आज समझ लें तो अच्छा रहेगा, बाद में समझेंगे तो नुकसान होगा। नहीं, एक और चीज़ भी समझनी है कि अमेरिका भी अपने जो मफादात देख रहा है वो उनकी एनालिसिस जो है ना एक लिहाज से ठीक, वो इंडिया को देखता है, वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस पोटेंशियल देखता है और जो चाइना की एक्सपेंशन है उसे कंस्ट्रेन करने के लिए। लेकिन फसी भाई देखिए सारे अंकल कहते हैं कि आप भी एक वक्त साउथ कोरिया से आगे थे तो शायद आप भी पावर हाउस बन जाएं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, तो मैं इसी बात पे अभी आ रहा हूँ। जब हम सिर्फ मिलिट्री एंगल से कंस्ट्रेन कर लेते हैं या सिक्योरिटी एंगल से, उसके इनहेरेंट वीकनेसेस होते हैं। जब आपके रीजनल टेंशन या प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। और एक आखिरी चीज़ ये कि जो अब इस रीजन में हो रहा है कि सिक्योरिटी बैलेंस चेंज हो रहा है। एक एक्सपेंशनिस्ट ग्रोइंग इंडिया है, चाइना है, ठीक है, दोनों सीज़ के भी मसले हैं, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर अब न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो यूएस ने अग्री किया ड्रोन सेल करने के लिए। हमारा एक ड्रोन मसला है, जो ईरान भी ड्रोन में काफ़ी आगे है। तो जो आपकी रीजनल एक बैलेंस बन गई थी, जब सबकी अपनी सिक्योरिटी इंश्योर हो गई थी, और अब इन न्यू वेपन्स और इन न्यू इंटरवेंशंस के साथ फिर अब सब
एक न्यू बैलेंस बनेगी, और जो न्यू बैलेंस बनती है वो बहुत अनसर्टनटी और बहुत मसाइल के बाद बनती है। तो एक चीज़ है कि आई एग्री विथ यू कि अगर अमेरिका अनफेयर भी हो ना, तो ज़रा संभल के, अच्छा है कि आप अपना जो स्ट्रेटिजिक ऑप्शन है वो स्प्रेड करें, और ये आपके मुल्क के लिए भी बेहतर है। हम सैटेलाइट स्टेट नहीं बनना चाहते, तो इसका फ़ायदा यही है। और सैटेलाइट स्टेट, और एक ये भी वो स्टेट नहीं, पराया स्टेट नहीं बनना चाहते कि हर नेबर के साथ मसला हो, तो हर चीज़ पे हम वो स्टबननेस या वो ना दिखाएं, बिकॉज इसका हमारा ही फ़ायदा होगा। जो आपकी नेट पावर है ये इसी से इंक्रीज होती है। ये फसी भाई आपने बात इतनी खूबसूरत की, मैं बस चाह ये रहा था कि काश अगर इस तरह का बयान फॉरेन ऑफिस से आ जाता तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर स्टेट्स में होता, नहीं? आई एग्री, बस ये ना कह दे यू ऑरेंज मंकी, इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में बात करेंगे वापस मामलात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नारा तो लगाता है तब्दीली का, लेकिन अब आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ साबिक नुमाइंदे अब उसमें भर्ती हो रहे हैं। क्या इंसाफ का जो परचम है वो उसी तरह बुलंद लहराता रहेगा? रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमूमन इंसाफ का नारा उठाया है, लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ नुमाइंदे जिनका शायद इंसाफ से या तब्दीली से उस हद तक ताल्लुक नहीं है, वो उनकी भर्ती हो रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली का परचम उतना ही बुलंद लहराता रहेगा? जनाब फसी ज़का साहब, ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको नज़र आ रहा है, पहले लोग कहते थे कि जी ये एक नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, अब लोग कह रहे हैं ये एक नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जनाब फवाद चौधरी साहब की जो सोच है उनसे यही सवाल किया गया। आपको पता है फवाद चौधरी साहब भी पहले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कहा कि जी ये जो जमात है ये एक NGO नहीं है, जब तब्दीली आती है तो वो ऊपर से आती है। तो अगर हमारे लीडर जो हैं, और लीडर भी हैं इमरान खान, वो अगर इसी तरह खड़े रहें इन स्टेटस को की कुव्वतों के ख़िलाफ़, तो जो बाकी भी लोग हैं, मसलन ये ज़फ़र मोहम्मद गोंदल साहब, या जो अभी आपने इन लोगों का एक नया टब्बर एंट्री करवाई है, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अब ये बात वैसे लोग मान गए थे 2013 में, अब 2018 में ज़रा सा मुश्किल हो गई इनको लोगों को कन्विंस करना, बिकॉज अभी इनका एक रिकॉर्ड है KP में। लेकिन दो चीज़ें हैं, अब ये है कि इंसाफ की बात छोड़ें, ये नया मेरिट उन्होंने अपनाया है। ये जो नया मेरिट है इसमें आप पूछते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई केस है, आप किसी और पार्टी में थे, और जब उन दोनों का हाँ कर दें वो ले लिए टिकट आपकी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अच्छा खैर इस पर भी माफ़ कीजिएगा, मैंने ज़फ़र गोंदल कहा, मुझे नज़र गोंदल साहब कहना चाहिए था। ज़फ़र गोंदल साहब हैं जिसका आपने कहा, जिनके खिलाफ एक 40 अरब रुपए की करप्शन का केस है। जनाब आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो यार तो अब यही है कि अब इसमें वैसे देखें पाकिस्तान, लेकिन फसी भाई तो देखें, आप उन्हीं लिबरल्स में शामिल हैं जो कहते थे कि ये जो PTI है ये इसको कौन घास डालेगा। ठीक है, आप कहते थे कि इनके इलेक्टेबल्स ही नहीं है, ये एक क्रिकेट का टेस्ट मैच खेलने चले गए हैं वो हॉकी प्लेयर्स के साथ कि ये वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकर किस तरह इलेक्शन जीतेंगे। तो अब आखिरकार अगर ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भर्ती कर रहे हैं तो आपको क्या मसला हो रहा है? मुझे तो कोई मसला नहीं है इसमें। देखें ये जो सियासत है इनकी, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि अगर PTI को लेजिटिमेट फोर्स बनना है तो इसमें इनको इलेक्टेबल्स लेने चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ उसमें आती है कि जब आप फिर बात उसके बाद देखें, आप फिर अपनी जो रेटरिक है ना उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये नहीं कि हम दूध से धुले हुए हैं, ये जो एक एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी जो आप ये हरकतें करते हैं, तो एक लिहाज से सब पार्टीज जो है वो अपनी जो स्टांस है वो थोड़ी बहुत मॉडरेट कर देते हैं। सिर्फ ये कहना भाई, वैसे आपस की बात है, मुस्तफ़ा खर कौन सा इलेक्टेबल है? इरफानुल्लाह मरवत वो कौन सा बड़ी चीज है कि जी आपको वो कराची की एक प्रोविंशियल सीट हजम नहीं होगी अगर आपको मिले ना। मुझे बस ये बता दें कि इनकी मुझे इलेक्टेबिलिटी भी नहीं नजर आ रही। हाँ, तो ये जो एक ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि
अगर आप चंद नाम ले लें जिसमें एक लेजिटिमेट एडवांटेज आता है पीटीआई को, लेकिन ये जो और नाम है फिर आपको शक होता है कि आपकी जजमेंट क्या है या आपका मकसद क्या है या आपका मिशन क्या है। बिल्कुल, यानी वोट कम है, बाबर अवान का भी वोट कम है और वो भी रेपुटेशन ज्यादा है। बाबर अवान साहब का आप जिक्र कर रहे हैं जनाब, लेकिन जो गुलाम मुस्तफ़ा खैर एक चीज को सिंबलाइज करता है, जो इरफानुल्लाह मरवत एक चीज को सिंबलाइज करता है, जाम सादिक का जो एक सियाह दौर था जिसमें CIA क्या कुछ नहीं कर रही थी, वो उनकी CIA नहीं फसी भाई, जो हमारी वाली जो CIA थी उनके भी वैसे करतूत मिलते जुलते हैं। तो आप मुझे कोई खास इलेक्टोरल यूटिलिटी नहीं नजर आ रही। फिरदौस आशिक अवान पे तो आप फिर भी एक तरह की रीजनिंग निकाल सकते हैं कि जी बतौर एक खातून सियासतदान वो अपनी सीट निकालती हैं, उनको कोई रिजर्व सीट का सहारा नहीं चाहिए होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफ लीग से थी जीत गई, पीपल्स पार्टी से थी जीत गई, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं जिनके साथ एक हद तक ऐसी बैगेज आ रही है, आप उनको भी गले लगा रहे हैं। और ये कुछ हुआ है, अभी कुछ हुआ है, पिछले 1-2 महीनों में कुछ हुआ है कि भाई अगर आना है, शामिल होना है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, साथ मिलके ये करेंगे हम। हाँ, तो मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि आपने इतना खोल दिया है इससे कि जो लोग अभी सोच रहे हैं या बस थोड़े जरासीम है इस सोच का कि मैं अपनी पार्टी छोड़ दूँ, आपने ये मैसेज सबको दे दिया कि अब हम जो है ना हर बंदा को लेने के लिए तैयार है। आपको याद है जब इमरान खान ने एक बात की थी PSL के फाइनल में, ज़बरदस्त दिन था, एक बहुत नामुनासिब बात थी, रेलो कट के ये वो, लेकिन बिल्कुल उन्होंने अपनी टीम खोल दी है कि जो भी हो, अगर कोई PML काशिफ ग्रुप भी कहीं हो ना तो कह रहे आप भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए जनाब, हम हमायत करते हैं शो ख़त्म होते हुए PML काशिफ ग्रुप की, लेकिन आखिर में फसी भाई ये ज़रूर कहना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब अब जाके ख़त्म हो गई है। अगर आपके ये 4 इतने बड़े बड़े लीडरान पिछले 2 हफ्तों में उनकी एंट्री हो गई है तहरीक इंसाफ में, तो थोड़ा बहुत अब मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि जी रेजरेक्ट हो जाएंगे या रिवाइव हो जाएंगे या नए लोगों की क़यादत में आपको कुछ देखने को मिलेगा, वो अब मेरे ख्याल से वो दिन ख़त्म हो गया। अब सिंध में सही, सिंध में ही ठीक। हाँ, लेकिन कायरा साहब खुश होंगे कि यही जो सारे मसले का लोगों थे, अब मैं एटलीस्ट फ्री हैंड से काम कर सकता। फजी भाई, मैं कायरा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा, वो आपको पता है वो दोहराए शो में शिरकत भी करते हैं और हमारी क्लास भी पूरी तरह से रेगुलरली और पूरी तरह से लेते हैं, बल्कि अगर वो अभी होते तो वो हमें बताते कि ऐसा नहीं है और क्यों नहीं है, और हमें भी इस चीज़ पे ज़रा सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसीज़ा को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।